सो वेलकम टू आवर ASOL इंग्लिश लर्निंग क्लास। और आज हमारी 144th क्लास है और आई थिंक हमारी 11th क्लास है वोकेबलरी की। 10 क्लासेस हमारी वोकेबलरी की हो गई है और आज किसी का मैसेज आया कि मुझे इंग्लिश क्लास ज्वाइन करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो भी इस वीडियो को और इस वीडियो से पहले के वीडियोज़ हैं आप उनको देखिए। मेरा ये जो प्रयास है, ऑनलाइन में फ़ायदा होता है कि बच्चा पूछ लेता है, उसके लिए हम थोड़ा पेमेंट लिए मैंने इस फर्स्ट सेशन में, जो कि नॉमिनल पेमेंट है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं इतना टाइम नहीं दे पाऊंगा और मुझे ये भी पता है बहुत से लोग पेमेंट नहीं कर सकते या बहुत से लोग दूर दराज में जो आज नहीं तो कल इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और सच बताऊं तो मेरा जो मकसद है इन क्लासेस का वो यही है कि मुझे इंग्लिश में प्रॉब्लम हुई थी और हमारे यहाँ पर हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते, पर इंग्लिश की ज़रूरत बहुत है। अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है दूसरे देश की तो भी आपको इंग्लिश जाननी चाहिए। तो ये सब रीज़न से एक कि किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसे इंग्लिश मिल जाए सीखने को, ये एक मेरा मकसद मेन है इन क्लासेस का। तो जैसे आज जो एक मैसेज आया कि मुझे, उनको लग रहा होगा इस साल भी नया सेशन शुरू होगा, पर जो भी नया सेशन अगर हो या ना हो, जो पहले सेशन में हो गया वो रिपीट नहीं होगा, ये है। तो आप लोग जो अब तक की क्लासेस है 144 वो क्लासेस देखिए और या आने वाली क्लासेस भी देखिए। तो वोकेबलरी पे हम शुरू करते हैं। हम लोग वोकेबलरी कर रहे थे ऐसे वर्ड्स जो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आते हैं, राइटिंग में यूज़ होते हैं, बुक्स में, पर हम लोग बोलचाल में यूज़ में नहीं लाते हैं। तो कल जो हमने कुछ वर्ड्स यूज़ किए थे, मैं वर्ड्स रिपीट कर देता हूँ। आप पिछले वीडियो में जाके, पिछले 2 वीडियोज में जाके आप देख सकते हो। वो वर्ड्स थे स्टडी, एम्ब्रोलियो, ट्यूमल्टुअस, बेलीगार्ड, एबिस्मल, डॉजी, शेराड, लॉकस्टेप, रिग्ड। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि मैंने कल 2 वीडियोस थे कल हमारे 143rd और 144th क्लास में बताए थे। तो आज का सबसे पहला वर्ड है, लिख लो, स्पेलिंग लिखो पहले। LACERATING, LACERATING, LACERTING। तो ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन है लैसरेटिंग, या इसे लैसरेटिंग बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है सीवियरली क्रिटिकल और हर्टफुल। सीवियरली स्पेलिंग है SEVERLY, लिख लो जिसको लिखनी है, SEVERELY। इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, सीवियर से सीवियरली बना है, बट हमें तो एडजेक्टिव जो हमने ये बताया है लैसरेटिंग, इसको देखना है। मैंने इसका वो सेंटेंस अपनी कॉपी में नहीं लिखा है, तो मैं नेट पे सर्च करके इसका बताऊँ। ही सफर्ड ए लैसरेटिंग हैंड एंड आर्म। तो इसका हिंदी में जो मीनिंग दिया है वो ये भी दिया है पंगु, मतलब, पर पंगु मेरे हिसाब से ज़्यादा थोड़ा सीवियर मीनिंग हो जाएगा हिंदी में। तो बेसिकली अगर किसी को सीवियरली क्रिटिकल या हर्टफुल, कि कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चोट लगी है किसी को, क्रिटिकल चोट है, ठीक है, तो इस वर्ड के जो वर्ड है ये लैसरेट वर्ड से आया है। स्पेलिंग लिखो LACERATE, लैसरेट। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जा रहा हूँ, वैसे मैं इतना नहीं जाता क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वही बताऊँ। जो लैसरेट वर्ड है, क्योंकि इससे कई सारे मीनिंग निकल के आ रहे हैं, इसका पहले एज ए वर्ब आप मीनिंग लिखिए। तो इसके 2 तरह के मीनिंग है। एक है टू टीयर और रेंड रफली, वुंड, जैक्ड। तो बेसिकली क्या है, ये वुंड से टीयर और रेंड रफली, कि आपका कुछ जैसे कहते हैं ना, मतलब एक आपने एक चोट लग गई, आपको बहुत बुरी तरह से लग गई हो, इस तरह से
और दूसरा है इसका टू कॉज मेंटल और इमोशनल पेन, डिस्ट्रेस जिसे बोलते हैं, कि किसी को पहुंचाना, इमोशनल या मेंटल, इमोशनल भावनात्मक या दिमागी रूप से। और इसके मीनिंग है एक्सट्रीमली हैरोड और डिस्ट्रैक्टेड, कि एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टेड, बहुत अलग। तो मैं क्या होता है कि हर एक चीज़ के ना कई सारे मीनिंग्स होते हैं, कई वर्ड्स के, मतलब ऑलमोस्ट हर वर्ड के कई मीनिंग होते हैं, बट ये जो मैं मीनिंग इस क्लास में दे रहा हूँ वो है जो कि ज़्यादातर यूज़ में आता है या आम बोलचाल में आया है। और भी इसके मीनिंग है, उन पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बताऊँ आपको मीनिंग? चलो, तो मेन जो इसका मीनिंग था वो मैंने आपको बताया था कि लैसरेटिंग, तो चोट से संबंधित होता है ये, कोई खतरनाक चोट पहुंचाना किसी को, या किसी को खतरनाक चोट लग गई, या किसी को बहुत पेन हो गया, इमोशनल पेन हो सकता है, मेंटल पेन हो सकता है। अब एक वर्ड लिखो, OFT, ऑफ्ट, OFT ऑफ्ट। एक वर्ड होता है ऑफन, और अमेरिकन लोग इसे बोलते हैं ऑफ्टन, स्पेलिंग होती है OFTEN, जिसका मीनिंग होता है अक्सर। तो जो ऑफन को, जिसका मीनिंग अक्सर होता है, अक्सर मतलब होने वाला, निरंतर होने वाला, बहुत होने वाला, अक्सर। तो इसका जो पुराना किताबों के अंदर मीनिंग देखोगे, या पुराना कुछ राइटिंग देखोगे या साहित्यिक, तो इसको ऑफ्ट लिख देते हैं राइटर्स। क्या लिखते हैं? ऑफ्ट, ठीक है। तो असल में जो ऑफ्ट है वो ऑफन ही है या ऑफ्टन ही है। अगला स्पेलिंग लिखो आप वोकैबुलरी में, अपना वर्ड लिखो अगला। ये वर्ड है इग्नोमिनस, स्पेलिंग लिखो IGNO, MINOUS, ignominious, IGNOMINIOUS, ignominious। ये भी एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव का मीनिंग देखो, मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, आपको एम्बेरेस्ड कर दिया, एम्बेरेस्ड लिख लो वर्ड। सो मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, एम्बेरेस, अगर जिसको नहीं पता मीनिंग वो लिख लो, वर्ड लिख लो EMBARRASSED, EMBARRASSED, एम्बेरेस्ड, EMBARRASSED। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, शर्मिंदगी होना। यार तुमने तो यार मुझे एकदम शर्मिंदा कर दिया, मतलब। तो मेकिंग यू फील, अब किसी को ऐसा फील करवाना, ये एडजेक्टिव है कि मेकिंग यू फील एम्बेरेस्ड, कि किसी को आपने यार शर्मिंदा फील करवा दिया। तो ये आपका वर्ड है इग्नोमिनस, इग्नोमिनस। इसके सेंटेंस देखते हैं। इसके सेंटेंस है द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनस डिफीट, द टीम सफर्ड एन इग्नोमिनस डिफीट। मतलब अब आम बोलचाल में मैं कहूँगा यार तूने तो मुझे यार नीचा दिखा दिया, यार तूने मुझे शर्मिंदा करा दिया, यू मेड मी फील लो, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अभी बोलने में कोई ऐसा नहीं बोलता है यू मेड मी फील इग्नोमिनस, ऐसा इग्नोमिनस करके कोई बोलता नहीं है। तो आपका मजाक ना बने, मैं इसलिए बता रहा हूँ बात कि ये जो कई वर्ड्स हैं ये लिटरेरी वर्ड्स हैं, लिखने में है। ओके, तो मैंने आपको इग्नोमिनस वर्ड बताया, ठीक है। तो इसको आम बोलचाल की भाषा में मत बोलना ऐसे, यू मेड मी फील इग्नोमिनस, दैट वाज इग्नोमिनस मैनर्स, दैट वाज इग्नोमिनस, ऐसा नहीं, इट वाज नहीं नहीं नहीं, राइटिंग के अंदर, ठीक है। अगला है वर्ड, लिखो
इंटरेस्टिंग वर्ड है, इनकारसिरेशन। देखो INCER, ये भी लिटरेरी वर्ड है। INCAR, INCAR, CERATION, INCARCERATION, इनकारसिरेशन। बेसिकली किसी को आपने जेल में डाल दिया, किसी को आपने बंदी बना लिया, तो उसका ये लिटरेरी वर्ड है इनकारसिरेशन। तो इम्प्रिजेंट, जिसे हम कहते हैं इम्प्रिजेंट, उसका ये वर्ड है इनकारसिरेशन। तो ये आप लिखने में आप यूज ला सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके को बहुत यूज, हाँ, लेकिन फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटिकल ऐसे लिख रहे हो, हिस्टोरिकल ऐसे लिख रहे हो, उसमें ये वर्ड ला सकते हो, ठीक है। इसके सेंटेंसेस हम देखते हैं। डिस्पाइट द ड्रॉप इन क्राइम इन पास्ट डिकेड्स, rates of arrest and incarceration in New York City have not gone down। कि डिस्पाइट मतलब इसकी बजाय, बावजूद इसके, किसके, द ड्रॉप इन क्राइम इन पास्ट डिकेड्स, कि पास्ट डिकेड्स, कई दशकों में क्राइम, अपराध कम हो गया है। रेट्स ऑफ अरेस्ट एंड इनकारसिरेशन, कि रेट्स ऑफ अरेस्ट करना और इनकारसिरेशन माने बंदी बनाना। इनकारसिरेशन का मतलब अरेस्ट तो हो गया भाई, हमने किसी को अरेस्ट किया, सपोज हम किसी को पुलिस स्टेशन, आपको बताता हूँ अरेस्ट क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट एज पर इंडियन पिनल कोड और एज पर द पिनल कोड्स अराउंड द वर्ल्ड। सपोज पुलिस ने आपको बुलाया, पुलिस स्टेशन में बिठा दिया। द मोमेंट पुलिस टेक्स यू फ्रॉम योर होम, आपके होम से, ऑफिस से, काम के, द मोमेंट पुलिस मेक्स यू, आपको अगर वैन में भी बिठा दिया अपनी, दैट इंक्लूड्स अरेस्ट, बट दैट डजंट मीन दैट यू आर एन ऑफेंडर। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराधी हो, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट, दैट यू आर अरेस्ट। बट हाउ द वर्ड अरेस्ट एंड इनकारसिरेशन आर डिफरेंट। इनकारसिरेशन मीन्स नाउ यू आर इम्प्रिजेंट, कि आपको ले जाके प्रॉपर सलाखों के पीछे जेल में बंद कर दिया, दैट इज इनकारसिरेशन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड लिखो, पैथोजन, PATHOGEN, PATHOGEN, a microorganism that causes or can cause disease। ऐसा microorganism, now what is a microorganism? It could be virus, it could be bacteria। Now suppose COVID-19, which is a virus, is also a microorganism। COVID-19 जो वायरस है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म परजीवी, सूक्ष्म जीव भी है, अति सूक्ष्म जीव। माइक्रो मतलब अति सूक्ष्म। तो a microorganism that causes or can cause disease। Now not all microorganisms can cause disease। हर माइक्रोऑर्गेनिज्म, हर सूक्ष्म जीव, अति सूक्ष्म जीव हमें डिजीज नहीं देता है, कुछ हैं जो देते हैं और उनको हम बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। तो जो हमें, तो कोविड-19 एक पैथोजन है। ऐसे बहुत से जैसे हम दही के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लेते हैं, बैक्टीरिया होता है, दैट डजंट कॉज डिजीज, दैट इज गुड फॉर हेल्थ, तो वो पैथोजन नहीं है। अगला वर्ड लिखो, ये वर्ड है सेरो प्रेवलेंस। स्पेलिंग लिखो SERO, सेरो, PREVELENCE, SERO, सेरो, PREVELENCE, SEROPREVELENCE, सेरो प्रेवलेंस। ये मेडिसिन से संबंधित है, मतलब मेडिकल वर्ड है ये। द लेवल ऑफ ए पैथोजन इन ए पॉपुलेशन, ए मेजर्ड इन ब्लड सीरम। सो द लेवल ऑफ पैथोजन इन ए पॉपुलेशन, देखो इसको ऐसे समझो, ये सेरो प्रेवलेंस क्या मतलब, प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है, होना, सेरो प्रेवलेंस, तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है सेरो प्रेवलेंस। और ये जो प्रीफिक्स है सेरो, ये मैं तो पहली बार देख रहा हूँ,
और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये उसमें यूज होता है मेडिकल के अंदर। इसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू सीरम, कि सीरम से संबंधित। अब सीरम क्या होता है? बेसिकली जो ब्लड होता है हम उसको सीरम बोलते हैं, ठीक है। सो सीरम बेसिकली होता क्या है? सीरम इज द फ्लूइड एंड सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड which does not play a role in clotting. It may be defined as blood plasma without the clotting factor or as blood with all cells and clotting factors removed. Serum includes all proteins used in blood clotting. तो बड़ा लंबा चौड़ा मीनिंग का है। तो ये एक बायोलॉजिकल टर्म है बेसिकली। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोटीन्स नॉट यूज्ड इन ब्लड। तो जो ब्लड क्लोटिंग नहीं करते वो जो हिस्सा होता है वो सीरम कहलाता है ब्लड का, ठीक है। तो अब ये सीरो प्रेवलेंस। नाउ व्हाट इज दिस? द लेवल ऑफ पैथोजन इन पॉपुलेशन। लेवल ऑफ पैथोजन, जैसे मैंने आपको पैथोजन का मीनिंग बताया। पैथोजन क्या होता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें डिजीज देता है, जो हमें बीमारी देता है, वो होता है पैथोजन। तो द लेवल ऑफ पैथोजन इन ए पॉपुलेशन, कि एक पॉपुलेशन में कितना पैथोजन है। मतलब जैसे अब आप देखते होंगे भैया कोविड की दर 4 हो गई है पर 10,000, तो इसका मतलब हर 1,000 व्यक्ति में 4 लोगों को हो रहा है। तो दैट इज कॉल्ड सेरो प्रेवलेंस ए मेजर इन ब्लड सेरम। तो इसको ब्लड सेरम में हम नापते हैं। बट ये चलो अगला वर्ड है, ये लिखो, ये भी एक मेडिकल वर्ड है, लिखो RECOMBINANT। ये थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स हैं बट लिख लो यार, सीख लो, क्योंकि आजकल मेडिकल आप जब ऐसे वर्ड्स, मैं तो कहता हूँ बच्चों को ना बचपन में ही, मैं कहता हूँ बच्चों को बचपन में ही थोड़ी बड़े लेवल की बायोलॉजिकल बुक्स पढ़नी चाहिए और बायोलॉजी से संबंधित नॉवेल्स भी पढ़ने चाहिए अगर आप पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हो। और वर्ड्स को याद करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके आप क्या देखोगे, अगर आपको 12th के बाद साइंस लेनी है विद बायोलॉजी तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेंगे वो वर्ड्स को, पर्टिकुलरली मेडिकल फील्ड में जाओगे। सो अगर बचपन से याद कर लो, क्योंकि बचपन का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है, तेज माइंड होता है बच्चों का। अभी जो बच्चे सीख सकते हैं और जितने छोटे बच्चे सीख सकते हैं, बाद में नहीं सीख पाए तो वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए 1-2 लैंग्वेज भी बच्चों की बचपन में ही शुरू करा देनी चाहिए। खिलाना, खेल कूद भी जरूरी है। मैं तो कहता हूँ भाई फुटबॉल जरूर खेलो, ऐसा गेम है जिसमें आप भागते हो, आपकी पूरी एनर्जी खर्च होती है। क्रिकेट भी खेल सकते हो, फिजिकल भी रहो, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम दे दोगे तो बहुत अच्छा होता है। तो रिकॉम्बिनेंट RECOMBINANT वर्ड लिखो, RECOMBINANT। ये ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से संबंधित है, जैविक विज्ञान से संबंधित है। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे किसी इंसान का निर्माण होता है। तो रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? रिलेटिंग टू और डिनोटिंग एन ऑर्गेनिज्म, सेल और जेनेटिक मटेरियल फॉर्म्ड बाय रिकॉम्बिनेशन। तो किससे संबंधित है? रिलेटिंग टू, डिनोटिंग एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म हो, सेल हो, या फिर कोई जेनेटिक मटेरियल हो। जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है इंसानों का? क्या देखते हैं हम? डीएनए। डीएनए सुना है वर्ड? डीएनए हमारा जेनेटिकल मटेरियल होता है और जीन उससे ही हम कहते हैं पूरा बनते हैं। तो जेनेटिक फाउंड बाय तो जो ये जो रिकॉम्बिनेशन होती है इनकी, किसकी? किसी ऑर्गेनिज्म की, सेल की, या फिर जेनेटिकल मटेरियल की, इसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। नाउन होता है ये, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म, सेल और पीस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और अगर ऐसा, इसको ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। नाउन कैसा होता है? रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म हो, ऐसा कोई सेल हो, या ऐसा कोई जेनेटिकल मटेरियल हो जो कि ऐसे बना हो, रिकॉम्बिनेंट मतलब मिक्स होकर बना हो बेसिकली, तो उसे हम रिकॉम्बिनेंट मटेरियल भी बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को भी हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। ओके, तो ये आई थिंक मैंने आपको ये सब करा दिए थे। मुझे एक बार फर्स्ट क्लास जो है ना आपकी वो जाके देखनी पड़ेगी, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे का या पीछे का इसमें जो रह गया कराऊंगा। अब एक अगला वर्ड लिखो,
USHERED, USHERED, अशर्ड, ये अमेरिकन वर्ड है ज्यादातर। अशर्ड मतलब शुरुआत, बिगनिंग। USHERED, अशर्ड। द 2003 US-led invasion of Iraq toppled dictator Saddam Hussein had ushered in one of the bloodiest period of the country's modern history. मैंने धीरे धीरे बोला है। The 2003 US-led invasion of the Iraq toppled dictator Saddam Hussein and ushered in वन ऑफ द ब्लडियस्ट पीरियड। तो अशर मतलब कि ये कह रहे सद्दाम हुसैन ने इतिहास में एक बहुत ही खून खराबे वाले की शुरुआत करी थी। ये एक कह रहा था, ये एक स्टेटमेंट आई थी असल में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, क्योंकि खतरनाक काम तो ब्लड वाला तो उन्होंने शुरू किया था। तो ये आजकल क्या हुआ कुछ टाइम पहले कि ये बुश ने खुद ही कह दिया कि भैया जो इराक में, एक स्टेटमेंट में बोल दिया कि भैया इराक में जो हुआ वो गलत था बेसिकली, ऐसा, और उनका मजाक उड़ा, क्योंकि वो खुद ही प्रेसिडेंट थे और उन्होंने खुद किया था। तो ये अशर्ड आप वर्ड लिख लो। अगला वर्ड लिखो सैल्वो, SALVO, सैल्वो, SALVO, सैल्वो। ये नाउन होता है। ए सडन, विगरस और एग्रेसिव एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स। अचानक आपने कोई ऐसा एक्ट कर दिया जो सडन है। और इसका दूसरा मीनिंग होता है साइमल्टेनियस डिस्चार्ज ऑफ आर्टिलरी और अदर गन्स इन ए बैटल, कि एक गोलियां चला रहे हो युद्ध के अंदर, तो वो आपका जो वो गोलियां चलाना होता है वो आपका क्या होता है, सैल्वो। या फिर सडन, विगरस, एग्रेसिव एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। तो ये सेंटेंस क्या था, अभी एक दो दिन पहले आया है। राहुल वर्सेस बीजेपी एज कांग्रेस लीडर फायर्स न्यू सैल्वो। तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नया सैल्वो फायर किया, मतलब कि उन्होंने सडन और वाइगरस कुछ ऐसा किया है या कुछ ऐसी बात बोली है लगातार कि एक हमला किया है, जैसे कहते हैं हमला करना, ये है। अगला एक वर्ड है, तो एक रैंग, RANG, रैंग। अब रैंग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फोन की घंटी बजती है जिसे हम रिंग बोलते हैं, रिंग का पास्ट है रैंग। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है, और ये रिंग जो है ना, हमने इसको क्या क्यों बनाया नाउन, तो ये जो वर्ब होता है, मेक ए क्लियर रेजोनेट और वाइब्रेटिंग साउंड। मेक अ क्लियर रेजोनेट, एक जो निरंतर जो आवाज आती है, ऐसी जो गूंजती है आवाज। जैसे हम जब मंदिर में जाते हैं, हमने बेल बजाई टन, तो वो आवाज जो होती है वो क्या, ये आवाज कैसी है, ये कैसी है, ये वाइब्रेटिंग है, ये रेजोनेटिंग है। टन, गोलियां चल रही है, वाइब्रेटिंग है आवाज, इसे भी हम रिंग या रैंग बोलते हैं। अगला वर्ड लिखो डीबंकिंग, DEBUNKING। ये वर्ड आया डीबंक से, DEBUNK, डीबंक से। एक्सपोज द फॉल्सनेस और हैलोनेस ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। किसी ने कोई विचार रखा, कोई बात रखी, और मैंने कहा भैया ये तो देखो इसमें ये कमी है, ये खोखलापन है इसमें, तो मैंने ये बात जब उजागर करी, उसे कहते हैं डीबंक करना या डीबंकिंग, डीबंकिंग। दूसरा इसका मीनिंग है रिड्यूस द इन्फ्लेटेड रेपुटेशन ऑफ। तो किसी की बहुत रेपुटेशन है लेकिन वो इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड मतलब, इन्फ्लेट का मतलब एक होता है हवा भरना पहियों में, और मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। बेसिकली ये है कि इन्फ्लेटेड मतलब अत्यधिक रेपुटेशन है जो कि नहीं होनी चाहिए, और उसको गिराना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डीबंकिंग। अब इसका सेंटेंस देखो, सच अ हियरिंग मेक्स ए टर्न अराउंड फॉर द US गवर्नमेंट आफ्टर decades spent deflecting, debunking और discrediting observations of UFOs। आपने कभी एक वर्ड सुना UFO, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, उड़न तश्तरियाँ जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो एलियंस के साथ संपर्क है, ये एक्चुअली पिछले 70-80 सालों से निरंतर US गवर्नमेंट का हो रहा है, और ईरान गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट का भी होगा।
तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कहते हैं कि हमारी ये अर्थ है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब गिरा तो जो एलियंस है उनको एक डर लगा कि ये कहीं धरती ख़त्म ना कर दे, तो वो कांटेक्ट करने लगे हुए हैं। तब से कांटेक्ट बढ़ गया है। लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट इसको निरंतर, क्योंकि कांटेक्ट अमेरिका से, क्योंकि असल में जो मेन जो बॉम्ब था वो अमेरिका में बन के ही गया था। सो दे आर स्केयर्ड और दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद द अमेरिकन गवर्नमेंट कि भैया ऐसा मत करो, अर्थ को बचाओ। बट अमेरिकन गवर्नमेंट इस बारे में शांत है, चुप है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही एक बहुत बड़ा एक इवेंट रखा गया, उसमें काफ़ी सारे एयरफोर्स ऑफिसर्स आए और उन्हें एक्सेप्ट किया है कि यस दे आर एलियंस एंड वी हैव कॉन्टैक्ट विद एलियंस। और एक डॉक्यूमेंट्री पे नेटफ्लिक्स पे आई है। इनफैक्ट वो लोग आए हैं, एक नहीं 50-60 कितने ऑफिसर्स हैं वो पुराने। तो इसी के ऊपर एक आर्टिकल आया था पेपर में भी, जिससे मैंने लाइन ली। तो सच हियरिंग तो बेसिकली ये डीबंक कर रहे हैं। डीबंक मतलब क्या कर रहे हैं कि जो एक कोर्ट में भी इसकी हियरिंग हुई है, तो बेसिकली जो इसने क्या किया है कि जो यूएस गवर्नमेंट ने सदियों दशकों से क्या किया है, डिफ्लेक्टिंग, डीबंकिंग, डिस्क्रेडिटिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो जो यूएफओ की ऑब्जर्वेशन है उसको डीबंक करने की कोशिश करी है, मतलब उसको ये बताने की कोशिश करिए कि ये सही नहीं है, ऐसा कुछ कि ये जो आइडिया है ये होलो है। मतलब ये तुम ये कहते हो यूएफओ वगैरह है, लेकिन ये होलो है। ठीक है, तो आज की क्लास मैं यही ख़त्म करता हूँ और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है, बाय बच्चों।